नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक। पार्टी की ओर से इसकी सूची भी अब जारी कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी। संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम, नगर पालिका के लिए पर्यवेक्षक तय कर लिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से तैयारी पूरी कर दी गई है। बागेश्वर में 3 दिवसीय कांडा महोत्सव का आगाज हो चुका है। सीएम धामी ने कांडा महोत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम ने जिले के लिए 8,299 लाख की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 180.25 लाख के एक योजना का लोकार्पण किया। सीएम ने जिले के विकास को और गति करने के लिए कई घोषणाएं भी की हैं और इस मौके पर कांडा महोत्सव के शुभारंभ पर विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए मेले की बधाई देते हुए कहा कि मेले हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व और स्थान रखते हैं। मेले के माध्यम से समृद्ध परंपराएं को संजोने में सहायता मिलती है। वहीं ये महोत्सव हमारी समृद्ध संस्कृति के आने वाली पीढ़ी को भी योगदान देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेले हमारी संस्कृति को संजोने और व्यापारिक गतिविधियों को भी एक बड़ा मंच प्रदान करता है। कांडा महोत्सव केवल कांडा के आसपास क्षेत्र के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे राज्य की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सीएम ने यह भी कहा कि लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है। उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ का पहनावा और खान पान पर हम सबको गर्व होना चाहिए। इस संस्कृति को बचाए रखना होगा और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी हमें करना होगा। हमारी सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद, यानी कि एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों में आज बढ़ोतरी किए जाने का काम अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आज बहुत सारे स्वरोजगार के काम, स्वरोजगार की योजनाएं सरकार चला रही है। हम चाहते हैं कि उन योजनाओं का लाभ हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं उनकी योजनाओं का लाभ उठाएं और उनसे अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करें। सीएम धामी ने यहां पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे पहलुओं के माध्यम से हमारे स्थानीय उद्योग और स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को भी प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। इस दिशा में हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत भी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यानी कि 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। दरअसल 1971 की जंग में आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में भारत की सबसे बड़ी जीत हुई। तब से लेकर के आज का दिन विजय दिवस को समर्पित है और इसी बीच देहरादून में विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सीएम धामी ने शिरकत की और इस मौके पर सैनिकों की वीरता और पराक्रम को नमन किया। कहा 2014 से पहले सेना के शौर्य को राजनीतिक चश्मे से आंकने का प्रयास किया जाता था और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सेना गोली का जवाब तोप से देने का काम करती है। आज भारत हर एक क्षेत्र में तेजी के साथ विकास कर रहा है। वीर बलिदानियों को अपनी भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, पराक्रम, वीरता और सर्वोच्च बलिदान से 1971 के युद्ध में न केवल राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की, बल्कि अपने अद्वितीय रणकौशल से उन्होंने दुश्मन को चारों खाने चित कर दिया। उन सबको मैं बार बार नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सब के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि इसी अद्वितीय त्याग और अटूट समर्पण की उस गौरव गाथा को याद करने का यह दिन है, जो हमारे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ा गया वो युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है, जो हमारी सेना के लिए और हर एक भारतीय के लिए गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। 1971 के युद्ध में हमारी सेना ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए,
अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता और न्याय की रक्षा के लिए भी खड़ा हो सकता है। और कहीं भी जाकर हमारी सेना उस होने वाले अन्याय को, उस दमन को रोकने का काम शक्तिशाली तरीके से कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में देहरादून में 2 दिवसीय सौर मेला का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद किया। अब आपको बता दें कि प्रदेश में ये जो आयोजन है वो उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड और उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने संयुक्त रूप से किया है। राज्य में 10,000 घरों में सौर ऊर्जा प्रयोग के लिए दिए गए लक्ष्य को निर्धारित समय से 3 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया और इसके बाद उत्तराखंड देश में अग्रणी 5 राज्यों में शामिल हो गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के तहत इस मेले का आयोजन हो रहा है। 100 करोड़ की लागत से राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। भाइयों बहनों, सौर समृद्ध उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत ये मेला ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और राज्य के सतत विकास की दिशा में एक अपने आप में बहुत ही विशिष्ट पहल है। इस मेले में सौर ऊर्जा से जुड़ी सभी योजनाओं, उनके लाभों और विभिन्न प्रकार के ऊर्जा उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर प्रदान की जा रही है। अभी एक सौर वैन को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई थी और उसमें किस प्रकार से बताया गया है कि एक परिवार में जहां बिल 4,000 रुपए के करीब आता था और जब से उन्होंने इस सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू किया, इस दिशा में वो आगे बढ़े, वो बिल घटकर 500 से 800 रुपया हो गया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार संभालने के बाद पुलिस की कानून व्यवस्था में सुधार आने की बात की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि दीपम सेठ सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं और अपने काम और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। ऐसे में प्रदेश की पुलिसिंग में बड़े स्तर पर सुधार की संभावना है। कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं, मैं जानता हूँ उनको अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो दूर करने में उनको सक्षम है। उत्तराखंड में देवभूमि विकास संस्थान की ओर से पहली बार गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह व्याख्यान की शुरुआत होने जा रही है। 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून विश्वविद्यालय के डॉक्टर नित्यानंद ऑडिटोरियम से इसका उद्घाटन करेंगे और इस बारे में देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ये व्याख्यान माला समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए है। इस बार इसका आयोजन दून विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जिसमें शहर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए शिक्षाविद और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। व्याख्यान माला के उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता स्वामी अवधेशानंद गिरी होंगे। समापन सत्र में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान व्याख्यान देंगे। इस श्रृंखला का मुख्य विषय गंगा के उद्गम से लेकर के अमृतकाल तक की यात्रा पर केंद्रित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने के लिए जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। समिति की सदस्य सुरेखा डंगवाल ने इसको लेकर के कहा है कि इसके लिए एक ऐप भी तैयार हो रहा है। ऐप का लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी ने विगत 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली सौंप दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक्शन कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का पूरा फोकस यूसीसी लागू करने और इसके सभी पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराने की है।
इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है, हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। ये सरकार की योजना है। मसूरी में नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर के राज्य मंत्री कैलाश पंत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इस दौरान मसूरी के 13 वार्ड के कार्यकर्ताओं की परेशानियों को सुना और उसके निस्तारण की बात कही। राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित बैठक में राज्य मंत्री कैलाश पंत ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए काम करने की बात कही। इस दौरान कई वार्ड से आए कार्यकर्ताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज की और जल्द उसके समाधान की मांग की। मसूरी प्रभारी कैलाश पंत ने कहा है कि आज सभी आपत्तियों को सुना गया और यदि कहीं पर आरक्षण में गलती हुई तो उसको सुधारा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मसूरी में भाजपा मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा है कि कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, लेकिन जल्द ही उसे दूर किया जाएगा। कि प्रभारी जी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, कैलाश पंत जी, और उन्होंने आज बैठक ली है सभी वार्डों की, कौन कौन प्रत्याशी हैं, अगर किसी को कहीं पर कोई सीट में ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है तो वो सब मांगी है। और दूसरी बात, जो हमारी जो मसूरी की महिला सीट जो ओबीसी करी है, उसके लिए हम लोग ने ये है कि ओबीसी आरक्षण ये था कि 4.22 पे जो हुआ है वो किस बेस पे आपने आरक्षण किया है, ये हमारा सवाल है कि निराधार है और बिल्कुल गलत है। ये जो आरक्षण आपने ओबीसी महिला का दिया, गलत दिया है। हमारा कहने का मतलब है कि आप इसको जनरल महिला कर देते तो सामान्य महिला में, चाहे वो ओबीसी महिला हो, कोई भी महिला हो, सब अपनी दावेदारी कर सकती थी। सब अपने, जिसको टिकट मिलता है नहीं मिलता, लेकिन सभी को अधिकार होता था। उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई महिलाएं नहीं होती थी, और तब से हम काम कर रहे हैं। और आज हमें अगर मौका मिला है ओबीसी से चुनाव लड़ने का, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये बाहर का प्रत्याशी लाके हमारे सर थोप रहे हैं, तो ये मुझे कतई भी मंजूर नहीं होगा। मेरा टिकट नहीं होता है तो मैं भाजपा रिज़ाइन करूँगी। अपने 500 लोगों के साथ, जिन्होंने मेरे साथ 500 लोगों ने ज्वाइन किया था, वो भी मेरे समर्थक हैं। उन्होंने कहा अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो हम भाजपा से रिजाइन करेंगे। कार्यकर्ताओं की वार्डों की आपत्ति थी, वो आपत्ति ली गई। उन पे जो यहाँ से महानगर जाएगी, महानगर में जो तथ्य के साथ आपत्तियाँ आई हैं उस पर विचार किया जाएगा। उस सीट पे दोबारा से हो सकता है कि 7 दिन का टाइम अभी हमारे पास है उसका संशोधन का, और जो भी कार्यकर्ता हमारा तैयार कर रहा था उसके कंफर्टेबल अगर सीट नहीं हुए, तथ्यों के साथ वहाँ पे रिजर्वेशन गलत हुआ है तो उस पर विचार किया जाएगा और उसमें डीएम साहब से भी बात की जाएगी। जितने भी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में, उसमें किसी न किसी वरिष्ठ जो है व्यक्ति को जो है प्रभारी बनाया। तो प्रभारी के नाते आज मैंने यहाँ की बैठकें ली, वार्डों की बैठक के, किस प्रकार से वार्डों में काम किया जाए, जिन्हें प्रभारी बनाया जाए वार्डों का, और किस प्रकार से इस सीट को जीता जाए, उसमें विचार विमर्श हुआ है। निश्चित तौर पर पार्टी कार्यकर्ता सब लगेंगे और सीट हम निकालेंगे। लगभग आपत्ति तो पूरे उत्तराखंड में लोगों में कहीं नहीं कि हर सीट पर रही है, वो नगर पालिका को, नगर पंचायत को, नगर निगम की हो, वार्डों की हो, तो उसमें कहीं विचार किया जाएगा। जहाँ लगेगा कि गलत हुआ है आरक्षण, तो वहाँ पर उसको बदला जाएगा। अन्यथा थोड़ा बहुत आक्रोश होता है, वो सब शांत हो जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों की तैनाती हुई है। दोनों ही धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात हुए हैं और इसके साथ ही पुलिस और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी भी शीतकाल में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे। अब 6 महीने तक दोनों धामों की सुरक्षा आईटीबीपी के जवानों के हाथ में रहने वाली है। दरअसल 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाई गई और इसके बाद से केदारनाथ धाम की सुरक्षा में आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी मंदिर की सुरक्षा आईटीबीपी के जवानों के हाथों में होती है। उत्तराखंड परिवहन विभाग, नगर पालिका परिषद मसूरी और मसूरी पुलिस ने आज संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए पार्किंग जोन में खड़ी टैक्सी स्कूटी पर कार्रवाई की। इसमें लगभग 12 स्कूटियों को सीज किया गया और कई स्कूटियों के चालान काटे गए। इस दौरान स्कूटी संचालक में हड़कंप मच गया। लगातार उच्च अधिकारियों की बैठक में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का मुद्दा उठता रहा है और इसके बाद आज बड़ी कार्यवाही की गई है।
आरटीओ साहब और पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर नो पार्किंग में जितनी रेंटल गाड़ियां रोड को बिल्कुल ब्लॉक किए खड़ी हैं, खड़ी करके लोग दाएं बाएं चले जाते हैं, आज उनको पिकअप किया जा रहा है, उनके चालान किए जा रहे हैं। दरअसल ऐसा है कि रेंटल जितने भी हैं टूरिस्ट है अलग अलग आते हैं, तो ये अभियान कंटिन्यू रहेगा। अलग अलग आते रहते हैं, तो इसलिए नए जुड़ जाते हैं, पहले वाले चले गए तो नए जुड़ जाते हैं, फिर नए वालों के खिलाफ कार्रवाई करते फिर नए जुड़ जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस है तो बाहर की रेंटल्स गाड़ियाँ ज़्यादातर है इनमें। आज परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका के द्वारा जो है एक संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नो पार्किंग जोन में सभी खड़े वाहनों को चालान किया गया है और लगभग 12 वाहनों को जो है हमने आज सीज किया है। अब ये अभियान जो है लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी हमें। तो आज ये अभियान पिक्चर पैलेस पे चलाया और आगे ये लाइब्रेरी चौक और बाल रोड पे भी इसको चलाया जाएगा। बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को उत्तराखंड की हसीन वादियां खूब भा रही हैं। यहाँ पर लगातार फिल्मी सितारों का आना जारी है। बात करें पर्यटन नगरी मसूरी की, तो यहाँ पर भी अक्सर बॉलीवुड के नामी सितारे यहाँ की वादियों में शूटिंग करते नजर आते हैं। मसूरी के प्रसिद्ध लाल डब्बा और चार दुकान क्षेत्र में भी आज बॉलीवुड की फिल्म के गीत पर कई दृश्य फिल्माए गए, जिसमें बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान और वीर ने लगभग 2 घंटे शूटिंग की और यहाँ की खूबसूरत वादियों को अपने कैमरे में कैद किया। इस दौरान मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। हालांकि उन्होंने अपने कुछ प्रशंसकों के लिए फोटो जरूर खिंचवाए और कड़ी सुरक्षा के बीच चार दुकान के क्षेत्र में कई दृश्य भी फिल्माए गए हैं।